नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे इतिहास के 100 एमसीक्यूज के बारे में, जो कि बीए के सेकंड सेमेस्टर से रिलेटेड होगा। यानी जब आप बीए के सेकंड सेमेस्टर में पहुंचते हैं तो इतिहास में आपको पढ़ना पड़ता है। केवल इतिहास सब्जेक्ट में बात कर रहा हूँ। एक सब्जेक्ट होता है आपका एंशिएंट हिस्ट्री, यानी कि प्राचीन इतिहास। उसका सिलेबस अलग है, उसको मैं अलग बताऊंगा। इसमें आपको पढ़ना होता है बीए के सेकंड सेमेस्टर में हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया, 1206 ईस्वी से लेकर के 1757 ईस्वी तक का इतिहास आपको पढ़ना होता है। यानी गुलाम वंश से लेकर के, यानी दिल्ली सल्तनत और मुगल वंश, ये दोनों आपको कंप्लीट करना होता है। दिल्ली सल्तनत बेसिकली पहला गुलाम वंश आपका 1206 में स्थापित होता है कुतुबुद्दीन ऐबक के नेतृत्व में। उसके बाद में इल्तुतमिश आता है, वास्तविक संस्थापक कहा जाता है उसको गुलाम वंश का, स्लेव डायनेस्टी का। और इसी के बाद में आप देखते हैं गुलाम वंश हो गया। उसके बाद में तमाम सारे वंश आते हैं, सैयद वंश, तुगलक वंश, ठीक है। और इसके अलावा आपका एक वंश और आता है खिलजी वंश, लोदी वंश। तो 5 वंश कुल मिलाकर के आपको पढ़ना है दिल्ली सल्तनत में। फिर 1526 में स्थापना होती है किसकी? मुगल एम्पायर की, यानी कि मुगल प्रशासन आता है। और मुगल काल में बाबर आक्रमण करता है, ठीक है, किस पर? लोदी वंश के अंतिम सम्राट, अंतिम शासक। सम्राट कहना उचित न होगा, अंतिम बादशाह, अंतिम शासक। उसका नाम है इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी को बाबर पराजित करता है और इब्राहिम लोदी यहाँ से हार जाता है। और 1526 में मुगल एम्पायर का शुरुआत यहीं से हो जाता है। 1526 से 27, 28, 29, 30 तक आपका बाबर रहता है। फिर उसके बाद उसका लड़का हुमायूं आता है गद्दी पर। फिर शेरशाह सूरी हुमायूं के बीच में जो है युद्ध होते रहते तमाम सारे। फिर उसके बाद में हुमायूं का जीवन लड़खड़ाते हुए बीता और सातों दिन अलग अलग कलर के कपड़े भी हुमायूं ही पहनता था। फिर इसके बाद में हुमायूं का लड़का बाबर आता है। बाबर 9 साल का था तब द्वितीय पानीपत का युद्ध लड़ा 1554 में हेमू जो हिंदू शासक थे उनके बीच में। और अकबर छोटा सा बच्चा था उस समय और उनके तरफ से लड़ रहे थे रहीम दास, जो कि हिंदी के जाने माने कवि हैं। उनके पिताजी बैरम खान, वो युद्ध लड़ रहे थे, ठीक है। और इस तरीके से चीज़ें हो रही थी और तो ये युद्ध चल रहा था। फिर उसके बाद में क्या हुआ? तो जो है अच्छा हुमायूं जो था ये 4 भाई था, अस्करी, हिंदाल, ठीक है, कामरान और हुमायूं। बाबर जब मरा रहा था तो उसने बताया था कि हुमायूं से कि बेटा सभी लोगों में बराबर बराबर संपत्ति बांट देना। इसने कहा था ठीक है बाबा, बिल्कुल बांट देंगे हम, ठीक है। और इस तरीके से हुमायूं बड़ा ही मतलब उतना ज़्यादा क्रूर शासक नहीं माना जाता हुमायूं को। बेसिकली ज्योतिष शास्त्र में विश्वास भी रखता था, सातों दिन अलग अलग कलर के कपड़े पहनता था। इतिहासकार कहते हैं कि भाई इसका जीवन जो है पूरा जीवन लड़खड़ाते हुए बीता और अंतोगत्वा सीढ़ियों से गिरते हुए इसकी मृत्यु हुई, लड़खड़ाते हुए मृत्यु भी इसकी हो जाती है। बैरम खान के नेतृत्व में लड़ा गया पानीपत का द्वितीय युद्ध, जीत जाता है कौन? अकबर। और यहीं से आप देखते हैं फिर अकबर जो है बहुत सारे युद्ध लड़ता रहता है। किसी से युद्ध लड़, किसी से हाथ पैर, किसी से मतलब कहीं शादी ब्याह करके, मतलब कहीं ना कहीं पे कई सारी कूटनीति का प्रयोग करके अकबर जो होता है अपना साम्राज्य विस्तार करने में लग जाता है। अकबर का लड़का फिर आता है बाद में जहांगीर। फिर जहांगीर कुछ दिन तक शासन करता है, ठीक है। फिर जहांगीर के बाद में आता है शाहजहां, जो उसका लड़का जहांगीर का। फिर शाहजहां का एक बड़ा लड़का था दारा सिकोह, जिसका सर काट करके भिजवा दिया था थाली में लेकर के जो है औरंगजेब। औरंगजेब ने किसके पास? अपने पिता शाहजहां के पास। शाहजहां का लड़का बड़ा लड़का था दारा सिकोह, और शाहजहां को उठाकर कैद में बंद कर दिया और खुद गद्दी पर बैठ गया औरंगजेब। बहुत ही तानाशाह क्रूर शासक था जिसने हिंदू मंदिरों को खूब तोड़ा, ठीक है। और इस तरीके से ये था औरंगजेब। औरंगजेब को जो है कहीं न कहीं पे किसी ने अगर शिकस्त दी, किसी से अगर डरता था, ये तो उस समय वीर शिवाजी हुआ करते थे, उनसे डरता डरता था। और 1707 या 1757 तक आते-आते आप देखते हैं मुगल एम्पायर जो था एकदम से ढह चुका था। और इस तरीके से आप देखते हैं यहीं तक आपको पूरा का पूरा पढ़ना है पूरा से, ठीक है। इस तरीके से मैं पूरा आपको बताऊँगा। यह पेपर जो है आपका देखें 2021-22 का पेपर है। इसके बाद में मैं 2022-23 का पेपर लाऊँगा, ठीक है, यानी कुल मिलाकर के वो 23 का। ये 22 का पेपर है, ठीक है। और उसके बाद में मैं 23 का पेपर लाऊँगा, फिर उसके बाद में 24 का पेपर लाऊँगा। हो सकता है 23 और 24 वाला पेपर फिर 25 का लाऊँगा। ये सारे पेपर हो सकता है आपका दूसरा चैनल हमारा है को करिकुलर मास्टर, उस चैनल पर आपको देखने को मिले, ठीक है। आपको बता दूं कि ये लेक्चर जो है राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, एमजे पैरी बरेली रोहिलखंड, मासा कुंभरी सहारनपुर, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु, प्रोफेसर अज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी चौधरी सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, छत्रपति शिवाजी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, मासा कुंभरी, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, ठीक है, जनरल चंद्रशेखर बलिया, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय, महाराजा सुहेलदेव आजमगढ़ विश्वविद्यालय, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी, बीएचयू, जेएनयू, एयू, सभी विश्वविद्यालयों के लिए महत्वपूर्ण होगा। ये बात आप ध्यान रखें। अब मैं चर्चा करता हूँ
100 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, तीव्र गति से, बारीकी के साथ समझते हुए, सही से जानकारी के साथ आगे बढ़ेंगे। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारा दूसरा चैनल है को करिकुलर मास्टर और बीए करिकुलर, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यह क्वेश्चन पेपर आपका भैया को करिकुलर मास्टर ये चैनल आपका है, इस पर आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे ऑब्जेक्टिव वाले। बेसिकली को करिकुलर की परीक्षाओं के लिए बनाया गया, लेकिन इस पर ऑब्जेक्टिव टाइप के पेपर बहुत मैं सॉल्व करवाता हूँ। बीए करेकर भी आपका यूट्यूब चैनल है और शुक्ला डी पॉइंट पर आप वीडियो देख पा रहे होंगे, ठीक है। अब आइए मैं 100 प्रश्नों के बारे में चर्चा करता हूँ, ऐसे ही तमाम पेपर में लाऊंगा, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन आपका आ चुका, किताब उल हिंद का लेखक कौन है? सभी को पता होगा किताब उल हिंद को लिखा अल बरूनी ने, ठीक है। अल बरूनी जो था एक फारसी विद्वान था जो महमूद गजनबी के साथ भारत में आया था। उसने अपनी पुस्तक लिखी थी किताब उल हिंद। उसमें उस समय उसने सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति के बारे में बढ़िया वर्णन दिया है किया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अल बरूनी ने लिखा है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है हरियाली संप्रदाय से कौन संबंधित है? हरियाली संप्रदाय से रिलेटेड है निम्बार्काचार्य को। सनक या हरियाली संप्रदाय से जोड़ा जाता है क्योंकि वो द्वैताद्वैत दर्शन के प्रवर्तक हैं। तो द्वैताद्वैतवाद या हरियाली संप्रदाय, तो बोलेगा क्या क्या लगाएंगे? निम्बार्काचार्य। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, निम्बार्काचार्य। तीसरा क्वेश्चन आपका आ चुका है, बलबन द्वारा स्थापित सैन्य विभाग किस नाम से जाना जाता है? बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, अच्छा यहाँ पर कुछ नाम इंपॉर्टेंट है जो आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। किताब उल हिंद का लेखक तो अलबरूनी आपने लगा दिया, ठीक है, ये बात आप ध्यान। किताब उल हिंद इसको एक प्रकार से क्या कहते हैं, जो है तहरीक हिंद भी कहा जाता है, ठीक है, अरबी भाषा में लिखी गई थी, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। खगोल शास्त्र के बारे में, विज्ञान के बारे में, गणित के बारे में भी इसमें जानकारी मिलती है। मोहम्मद गौरी को तो आप जानते ही हैं, ठीक है, लेखक नहीं था, एक आक्रमणकारी था, ठीक है। 1191 में ये एक प्रकार से आया था और 1191 में पानीपत का प्रथम मतलब पानीपत का क्या तराइन का पहला युद्ध लड़ा गया था जिसमें ये हारा था, और 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था जिसमें ये विजयी हो गया था, ठीक है। जो है बख्तियारुद्दीन की बात की जाए तो बख्तियारुद्दीन खिलजी या बख्तियार खिलजी जो था, ये मोहम्मद गौरी का सेनापति था और यह मुख्य रूप से नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने के लिए जाना जाता है ये। इसके अलावा नसीरुद्दीन की बात की तो दिल्ली सल्तनत का एक सुल्तान था नसीरुद्दीन महमूद, जो बहुत ही सादा जीवन जीता था, टोपी सी करके अपना गुजारा करता था नसीरुद्दीन, ठीक है, महमूद। क्लियर, ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर भी कुछ क्वेश्चन आपसे बन सकता है, हरियाली संप्रदाय से कौन संबंधित है? देखिए हरियाली संप्रदाय से तो निम्बार्काचार्य संबंधित हैं, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इनकी प्रमुख पुस्तक का क्या नाम है? वेदांत परिजात सौरभ नाम की पुस्तक लिखी निम्बार्काचार्य ने, ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन यहाँ पर और भी कुछ नाम, जैसे कि माधवाचार्य। माधवाचार्य की बात की तो इन्होंने द्वैतवाद का प्रतिपादन किया था, ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना करी है और इनकी प्रमुख रचना है कौन? पूर्ण प्रज्ञभास, ठीक है, पूछा जा सकता है। रामानुजाचार्य की बात की जाए, विशिष्ट अद्वैतवाद के सिद्धांत दिया रामानुजाचार्य ने, श्री संप्रदाय की स्थापना करी रामानुजाचार्य ने, ठीक है, और इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है श्री भाष्य नाम की पुस्तक लिखी किसने? रामानुजाचार्य ने, ठीक है। वल्लभाचार्य की बात की तो सूरदास जी के गुरु हैं, शुद्ध अद्वैतवाद दर्शन का प्रतिपादन किया, रुद्र संप्रदाय से जुड़े थे, ठीक है। अणुभाष्य और सुबोधिनी जैसी पुस्तकें भी वल्लभाचार्य की है। सूरदास जी के गुरु थे, कृष्ण भक्ति शाखा के जो प्रमुख प्रवर्तक कवि हैं। अब तीसरा क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है बलबन के द्वारा स्थापित सैन्य विभाग किस नाम से जाना जाता था? बताएं, बलबन के द्वारा स्थापित सैन्य विभाग को किस नाम से जाना जाता था? तो दीवाने अर्ज कहते थे। तो क्या बोलते थे बेटा? दीवान ए अर्ज। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। दीवाने अर्ज किसको कहते थे? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। दीवाने अर्ज किसको? ये था सैन्य विभाग जिसको किसने स्थापित किया था? बलबन ने जिस सैन्य विभाग को स्थापित किया था उसको क्या बोलते थे? दीवान ए अर्ज बोलते थे। तो इसका तीसरे का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अब यहाँ पर कुछ प्रश्न और दिए गए हैं आपको, जैसे कुछ क्वेश्चंस आपसे यहाँ से और बन सकते हैं। मैं पोस्टमार्टम करते हुए पूरे क्वेश्चंस को आपको बताऊंगा। तो दीवाने अर्ज ये क्या था? बलबन ने क्या किया था कि मंगोलों के खतरे से निपटने के लिए एक शक्तिशाली सेना बनाई थी और इस विभाग को प्रशासनिक कार्यों से अलग कर एक दीवान ए अर्ज नाम दिया था। तो ये था, ठीक है। दीवाने कोही क्या था बेटा? दीवाने कोही की अगर बात की जाए तो इस विभाग की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने करी थी। यह एक कृषि विभाग था दीवाने कोही, जिसे किसानों को ऋण देने और खेती में सुधार करने के लिए बनाया गया था, ठीक है। इसके अलावा दीवाने बंदगान की अगर बात की जाए तो इसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। किसकी? दीवाने बंदगान की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने करी थी। दासों को एक प्रकार दासों का विभाग हुआ करता था ये, क्योंकि फिरोज शाह को दास रखने का बड़ा शौक था, तो इसीलिए उसने दीवाने बंदगान जो है उसकी स्थापना करी, दासों को इकट्ठा रखने के लिए। दीवाने मुस्त खराज का था। दीवानी मुस्त खराज की बात की जाए तो इसकी स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने करी थी।
और इसका उद्देश्य था बकाया राजस्व, यानी कि जो बकाया यानी कि जो राजस्व था, जो लोग टैक्स नहीं देते थे, उनको टैक्स वसूलने के लिए एक प्रकार से व्यवस्था और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए दीवाने मुफ्त खराज की व्यवस्था की गई थी। तो ये यहाँ से आपके 4 से 5 क्वेश्चंस आपके तैयार हो रहे हैं। एक-एक क्वेश्चन से कम से कम 200 क्वेश्चंस तो आपके तैयार ही हो जाएँगे 100 क्वेश्चन से। चौथा प्रश्न, महानुभाव पंथ से कौन संबंधित हैं? महानुभाव से, ये है गोविंद प्रभु जी। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। गोविंद प्रभु जी जो हैं, ये एक प्रकार से महानुभाव पंथ के प्रवर्तक चक्रधर स्वामी के गुरु थे। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इस पंथ की जड़ें महाराष्ट्र में हैं और कृष्ण भक्ति पर आधारित है ये। ठीक है, गोविंद प्रभु का ये महानुभाव पंथ, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, महानुभाव पंथ के ग्रंथों की बात की तो इसमें खास करके सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है लीला चरित्र, जिसमें जो है महाई भट्ट ने लिखा था कि यह मराठी भाषा का पहला ग्रंथ माना जाता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है। 5वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 5वां क्वेश्चन देखेंगे महोदय। 5वां प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक ये इल्तुतमिश का गुलाम था, या मोहम्मद गौरी का, या अल्पतगीन का, सुबुक्तगीन का? तो ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये किसका गुलाम था बेटा? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था किसका गुलाम था? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लगातार आपके लिए लाता रहता हूँ। कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम कौन था? ये किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी का। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। कुतुबुद्दीन ऐबक तुर्की का एक गुलाम था, जिसने भारत में दिल्ली सल्तनत की नींव रखी, और मोहम्मद गौरी का सबसे भरोसेमंद सेनापति था। ठीक है, और गुलाम भी था। छठा नंबर को, अच्छा इसका गुलाम कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश, इसीलिए इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक ने किस नाम से कृषि विभाग की स्थापना करी थी? तो दीवाने किसके नाम से करी थी बेटा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो दीवाने रियासत, ठीक है, सॉरी दीवाने आमिर को ही। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बताएंगे। छठवां नंबर प्रश्न, दीवाने अमीर को ही। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, दीवाने अमीर को ही। बाकी इन सभी के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था कि क्या कैसे है पहले ऑप्शन में। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। कृषि क्षेत्र में सुधार और पैदावार बढ़ाने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने एक अलग विभाग दीवाने अमीर को ही की स्थापना करी थी। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका 7वां नंबर क्वेश्चन से, लोधी वंश की स्थापना कब हुई थी? लोधी वंश की स्थापना कब हुई थी बेटा? 1451 ईस्वी में लोधी वंश की स्थापना हुई थी। 1451 ईस्वी में। लोधी वंश के संस्थापक कौन है? बहलोल लोधी। दिल्ली सल्तनत के आखिरी वंश है लोधी, और इसके आखिरी जो राजा थे उनका नाम था इब्राहिम लोधी। ठीक है, स्थापना किसने करी थी? बहलोल लोधी ने। ठीक है, ध्यान रखेंगे। 8वां क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न है, किस स्थान पर मोहम्मद गौरी की हत्या हुई थी? मोहम्मद गौरी की हत्या किस स्थान पर हुई थी? दमक नाम का एक स्थान पर था, दमियक या दमक नाम का। ठीक है, ये 1206 ईस्वी में जब मोहम्मद गौरी गजनी लौट रहा था, तब झेलम नदी के किनारे एक दमक नामक स्थान है, उसकी हत्या वहीं पर कर दी गई थी। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। आगे देखिए 9 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। 9वां नंबर प्रश्न है, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोधी वंश के अंतिम शासक की बात की तो इब्राहिम लोधी अंतिम वंश का जो है लोधी वंश का अंतिम शासक था। कौन? इब्राहिम लोधी। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। सिकंदर लोधी कौन था? सिकंदर लोधी लोधी वंश का सबसे प्रतापी शासक था। 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना भी सिकंदर लोधी ने ही करी थी। ठीक है, ये सब ध्यान रखेंगे। गुलरुखी उपनाम से फारसी में कविताएं भी सिकंदर लोधी लिखा करता था। ठीक है, तो लोधी वंश का अंतिम सम्राट कौन था? ये कौन था बेटा? फटाफट से आप बताएंगे। इब्राहिम लोधी जो था ये था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। इब्राहिम लोधी जो था सिकंदर लोधी का लड़का था। ठीक है, और लोधी वंश का अंतिम शासक भी था। 1526 में पानीपत का पहला युद्ध होता है बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में। बाबर इसमें जीत जाता है और ये हार जाता है और मार दिया जाता है। किसको? इब्राहिम लोधी को। और दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान था जो युद्ध के मैदान में मारा गया था, बाकी कोई सुल्तान युद्ध के मैदान में नहीं मारा गया था। और यहीं से आप देखते हैं दिल्ली सल्तनत ढह जाती है और मुगल वंश की शुरुआत हो जाती है। मुबारक शाह कौन था? मुबारक शाह लोधी वंश का शासक नहीं था, ये सैयद वंश का शासक है मुबारक शाह। ठीक है, इसके शासनकाल पर प्रसिद्ध पुस्तक लिखी गई तारीख मुबारक शाही। ठीक है, जिसके लेखक हैं याहिया बिन अहमद सरहिंदी नाम के लेखक ने तारीख मुबारक शाही पुस्तक लिखी, जो सैयद वंश के शासक मुबारक शाह से रिलेटेड है। सिकंदर तो आप सभी को पता ही होगा। सिकंदर जो था ये सिकंदर यानी यूनानी विजेता था सिकंदर, इसकी बात यहाँ पर कोई क्वेश्चन ही नहीं बनता।
10वां क्वेश्चन, रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई थी? ये सारे प्रश्न मैं चर्चा ऐसे करता रहूंगा, परेशान मत होइए। यहाँ पर मैं इसलिए पोस्टमार्टम कर रहा हूँ क्वेश्चंस का, जो क्वेश्चन जहां से कोई भी क्वेश्चन बन सके मैं उसको बनाने का प्रयास करूंगा, पूरा बारीकी के साथ आपको समझाऊंगा। रक्त और लौह, ब्लड एंड आयरन की नीति किसने अपनाई थी? इल्तुतमिश ने अपनाई थी, या कैकुवाद, या बलबन? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बैबन ने अपनाई थी, बलबन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। इल्तुतमिश कौन था बेटा? इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। पहला प्रश्न यहाँ से बनता है, गुलामों का गुलाम किसे कहते हैं? इल्तुतमिश को कहते हैं। तुर्कान ए चहलगानी, 40 गुलाम सरदारों का एक समूह होता था। तो तुर्कान ए चहलगानी समूह का निर्माण किसने किया था? इल्तुतमिश ने ही किया था। ठीक है, 2 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। और दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन है? इल्तुतमिश ही है। 3 क्वेश्चन हो गए इससे। आगे, कैकुवाद कौन था? ये बलबन का पोता था, यानी पौत्र था। बलबन के लड़के का लड़का था कैकुवाद, एक कमजोर शासक था। इसके समय से ही गुलाम वंश का पतन शुरू हो गया था। ठीक है, बलबन आप सभी को पता ही होगा, गयासुद्दीन बलबन पूरा नाम, राजत्व के सिद्धांत को देने वाला व्यक्ति था। विरोधियों को खत्म करने के लिए लौह और रक्त की नीति अपनाई थी, रक्त और लौह की नीति। सिजदा और पाइबोस जैसी ईरानी प्रथाएं भी इसने भारत में शुरू की थी बलबन ने। सिजदा माने होता सर को झुकाना राजा के समक्ष, ठीक है, और पाइबोस माने होता पैरों को चूमना। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। ऐबक कुतुबुद्दीन ऐबक के लिए लिखा गया। अच्छा, कुतुबुद्दीन ऐबक को लेकर के एक क्वेश्चन और बनता है कि ये दिल्ली सल्तनत का संस्थापक तो था ही, कुतुब मीनार के निर्माण की नींव भी इसने रखवाई थी। इसको लाख बकस भी कहा जाता है। लाख बक्स यानी लाखों का दान करने वाला व्यक्ति था कुतुबुद्दीन ऐबक, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ से आपके 7-8 क्वेश्चन तैयार हो गए। करेक्ट आंसर क्या होगा? बलबन, इसका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। रक्त और लौह की नीति बलबन ने अपनाई थी। बलबन जो था ये एक प्रकार से बहुत ही इंपॉर्टेंट शासक माना जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था? बताएं, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश। कौन था बेटा? इल्तुतमिश जो था दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, इसी ने क्या किया था? इल्तुतमिश ने शुद्ध अरबी सिक्के ने टका और जीतल चलाए थे। बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की कानूनी मान्यता भी इल्तुतमिश ने प्राप्त की थी, इसीलिए इसको वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था केवल 4 साल शुरुआती इसने जो है दिल्ली सल्तनत गद्दी पर संभाला, गुलाम वंश की गद्दी पर बैठा। 1206 में स्थापना होती है और 1212 ईस्वी तक ही 1210 ईस्वी तक ही एक गद्दी पर बैठा रहा। उसके बाद में आप देखते हैं गद्दी पर आता है इल्तुतमिश, जो कि इसका गुलाम था और इसका दामाद भी था। ठीक है, इसकी राजधानी कहाँ थी? लाहौर थी, दिल्ली नहीं थी। दिल्ली राजधानी किसकी थी? दिल्ली राजधानी इल्तुतमिश की थी। ठीक है, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, बाकी बलबन मोहम्मद गौरी जानते ही आप। 12 नंबर क्वेश्चन आपका, जो गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक कौन था बेटा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? बताएंगे। गुलाम वंश का संस्थापक, फटाफट से आप बताने का प्रयास। गुलाम वंश का संस्थापक, गुलाम वंश यानी स्लैब डायनेस्टी, यानी कि दिल्ली सल्तनत का स्थापक जो होगा वही गुलाम वंश का। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना करी थी, चूंकि ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था, इसीलिए इसके द्वारा स्थापित किए गए वंश को गुलाम वंश कहते हैं। अच्छा, कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद भी था इल्तुतमिश, और इसका गुलाम भी था और प्रसिद्ध सेनापति भी था। इसीलिए इसकी मृत्यु के बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक के इल्तुतमिश गद्दी पर बैठता है। इल्तुतमिश को गुलामों को गुलाम भी कहा जाता है, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात क्लियर हो गई, इल्तुतमिश जो था ये गुलाम वंश का तीसरा महत्वपूर्ण शासक था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो एक प्रकार से गुलाम वंश का, या मामलुक वंश भी गुलाम वंश को कहते हैं। तो गुलाम वंश का दूसरा नाम क्या है? मामलुक वंश भी कहा जाता है। गुलाम वंश अंग्रेजी में स्लेव डायनेस्टी। ठीक है, तो वो एक प्रकार से कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही इसकी स्थापना करी थी, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और इसके दरबार में, कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में एक महान लेखक रहता था, उसका नाम था हसन निजामी। उसने ताज उल मसीर नाम की एक पुस्तक लिखी थी, ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं और भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। सुल्तान ए आजम की उपाधि किसने धारण करी थी? सुल्तान ए आजम, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। सुल्तान ए आजम की उपाधि किसने धारण करी थी? वाह भैया, बहुत बढ़िया तरीके से आप समझ रहे हैं। और शुक्ला सर के नेतृत्व में अगर आप हमसे इस समय पढ़ने के लिए आए हैं तो आपको एक भी क्वेश्चन परीक्षा में छूटेगा नहीं आपका, ये गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, सब कुछ आपको इसी वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास करूंगा। ऐसे 3-4 और प्रैक्टिस हटा जाएंगे आपकी। सुल्तान ए आजम की उपाधि किसने धारण करी थी? सुल्तान ए आजम, इल्तुतमिश, बिल्कुल सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। इल्तुतमिश ने स्थापित किया था। इल्तुतमिश जो था वास्तविक संस्थापक था दिल्ली सल्तनत का। 1229 ईस्वी में बगदाद
कि खलीफा से इसने सुल्तान की वैधानिक उपाधि प्राप्त की थी और इसने इक्ता प्रथा की शुरुआत करी थी। तुर्कान चहलगानी की स्थापना करी थी, यानी 40 गुलामों को, जो इंपॉर्टेंट गुलाम होते थे, उनका समूह बनाया था तुर्क गुलामों का। ठीक है, तो ये था क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 14 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। प्रथम मुस्लिम शासिका, प्रथम मुस्लिम शासिका थी रजिया। रजिया जो थी ये प्रथम मुस्लिम शासिका थी। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की लड़की का नाम था। इसने पर्दा प्रथा त्याग करके पुरुषों की तरह कुबा यानी कोट पहना था, और कुल हमारे टोपी, पुरुषों की तरह कोट पहनकर, पुरुषों की तरह टोपी पहन करके दरबार में बैठना शुरू कर दिया था इसने। और इसके शासनकाल का विरोध जो था तुर्क अमीरों ने किया था। जो 40 दल का अमीर था उसने इसका विरोध किया था कि भाई एक लड़की जो है सिंहासन बैठती हुई, वैसे मुस्लिमों में लड़कियों की उतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट भी नहीं होती थी पहले, आज भी उतना ज़्यादा नहीं होती है। लेकिन हाँ, उस समय जो था रजिया सुल्तान एकदम से पैंट शर्ट बढ़िया पहन, मतलब कि जो भी होता था, क्या नाम है, कुबा यानी कोट, और कुला यानी कि पुरुषों के जैसा भेष बना करके बैठती थी। ठीक है, टोपी भी पहनती थी। ठीक है, और ये चीज़ ध्यान रखेंगे। शाह तुर्कान कौन था? शाह तुर्कान इल्तुतमिश की पत्नी और सुल्तान रुकनुद्दीन फिरोज की माता का नाम है। यह एक बहुत ही क्रूर और षड्यंत्रकारी महिला थी शाह तुर्कान, जिसने रजिया की गद्दी पर बैठने से पहले सत्ता पर नियंत्रण करने की कोशिश करी थी। किसने? शाह तुर्कान ने। किसकी पत्नी का नाम है? इल्तुतमिश की मेहरारू थी, यानी पत्नी थी। ठीक है, चांद बीबी कौन है भैया? चांद बीबी को जानते हैं आप? अहमदनगर और बीजापुर की संरक्षिका थी चांद बीबी, और अपनी वीरता के लिए जानी जाती है। विशेष करके सम्राट अकबर की सेनाओं के विरुद्ध अहमदनगर के किले की रक्षा करी थी। सम्राट अकबर भयभीत हो गए थे इस चांद बीबी से। एकदम सर पर टोपा, आंख बड़ी बड़ी लाल एकदम से। ठीक है, मुमताज, मुमताज शाहजहां की पत्नी मुमताज, आप सभी लोग प्यार की निशानी मानते, ताजमहल को जाते हैं देखने के लिए, वही मुमताज हैं ये। इनका वास्तविक नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। इनकी याद में शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था। ये कोई शासिका नहीं थी, ये एक प्रकार से उनकी पत्नी का नाम था शाहजहां की। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? रजिया पहली मुस्लिम शासिका थी। 15 नंबर क्वेश्चन आपका चुका। विशिष्ट अद्वैतवाद के संस्थापक, विशिष्ट अद्वैतवाद के संस्थापक हैं रामानुजाचार्य। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 11वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर की ओर दिशा दी, और विशिष्ट अद्वैतवाद जो है इनका कहलाया पहला दर्शन जो था। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। और इनकी पुस्तक का नाम है श्री भाष्य, और गीता भाष्य पुस्तक भी इनकी है। शंकराचार्य जो हैं वो अद्वैतवाद या अद्वैत वेदांत के संस्थापक हैं। भारत के चारों कोनों में 4 मठ स्थापित किया शंकराचार्य ने, और इनका मानना था ये जो है ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है। ठीक है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या बातें बताई। वल्लभाचार्य की बात की है तो ये शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं, पुष्टि मार्ग की स्थापना करी, कृष्ण भगवान के श्रीनाथ मंदिर के मतलब मंदिर की स्थापना भी करी, और विट्ठलनाथ इनके लड़के का नाम था जिन्होंने अष्टछाप की स्थापना करी थी। ये सब चीजें ध्यान रखेंगे। अणुभाष्य नाम के ग्रंथ लिखा था वल्लभाचार्य जी ने। माधवाचार्य द्वैतवाद सिद्धांत के प्रवर्तक हैं, ये बात ध्यान। ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना करी थी माधवाचार्य ने। ये सारे क्वेश्चन परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन से कुतुब मीनार किसने बनवाई थी? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था बेटा? कुतुब मीनार का निर्माण मतलब किसने, कुतुब मीनार किसने बनवाई थी? कुतुब मीनार बनवाने का जो श्रेय जाता है किसको जाता है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, बताइएगा। कुतुब मीनार जो बनवाने का जो श्रेय है वो जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। बिल्कुल, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको वैसे कई लोगों ने बनवाया था। इसने 1193 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार की याद में इसकी पहली मंजिल बनवाई थी। ऐबक के बारे में एक और खास बात ये कि इसने 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में बनवाया था। ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। अच्छा, इसको पूरा करवाया था किसने? इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार की ऊपर की 3 मंजिलें बनवा करके इसका निर्माण कार्य पूरा किया करवाया था इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने हौज ए शम्सी का भी निर्माण करवाया था, ये बात भी ध्यान रखेंगे। तो हौज ए शम्सी का निर्माण किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने करवाया था, ठीक है। अच्छा, बलबन जो था, बलबन ने दिल्ली में लाल महल बनवाया था, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। और फिरोज शाह तुगलक की बात की है तो फिरोज शाह तुगलक जो है बिजली गिरने के कारण कुतुब मीनार की जो 5वीं मंजिल थी वो क्षतिग्रस्त हो गई थी। तो फिरोज शाह तुगलक ने वो 5वीं मंजिल बनवाई थी, फिरोज शाह तुगलक ने ठीक करवाया था, और एक मंजिल और जुड़वाई थी उसमें, ठीक है। तो फिरोज शाह तुगलक इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा, ना ही इल्तुतमिश ना ही बलबन। करेक्ट आंसर क्या होगा? कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। लेकिन योगदान इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक का भी, इल्तुतमिश का भी और फिरोज शाह तुगलक का भी। 17 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। किसको गुलामों का गुलाम कहते हैं? इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चूंकि ऐबक खुद एक गुलाम था
और उसका इल्तुतमिश गुलाम था, इसीलिए इसको गुलाम कहते हैं। इसके काल में चंगेज खान ने भारत की सीमा पर दस्तक दी थी, इल्तुतमिश के शासनकाल में ही। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका। शैव विशिष्ट अद्वैत के संस्थापक कौन थे? शैव विशिष्ट अद्वैत, इसका सही उत्तर होगा आपका श्रीकंठ। श्रीकंठ जो थे, इन्होंने ब्रह्मसूत्र और श्रीकंठ भाष्य लिखा और शिव विशिष्ट अद्वैत दर्शन का प्रतिपादन किया था। श्रीपति की बात की जाए तो ये श्रीकर भाष्य लिखते हैं और वीर शैव मत से संबंधित हैं ये। एक नाथ की बात करें तो महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत थे, इन्होंने भावार्थ रामायण और एक नाथी भागवत जैसी महान पुस्तकें लिखी हैं। विज्ञान भिक्षु की बात करें तो ये सांख्य दर्शन के विद्वान हैं, इन्होंने विज्ञान अमृत नाम का एक भाष्य लिखा है। तो ये बात ध्यान है, करेक्ट आंसर होगा श्रीकंठ, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। 19 नंबर क्वेश्चन से आपका आ चुका महोदय, फटाफट से आप देखेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन से बासरा का आशय क्या है, बताएं। बासरा, फटाफट से बताएं, बासरा का आशय क्या है? इस्लामी कानून है बासरा। एक बासरा क्या है? एक इस्लामी कानून है। ठीक है, सूफी संतों में दो वर्ग थे, एक था बासरा जो शरीयत या इस्लामी कानून को मानते थे, और एक था बेसरा। तो बासरा जो था इस्लामी कानून था, और एक क्या था? एक था बेसरा। तो बेसरा की अगर बात की जाए बेटा, तो बेसरा जो था ये शरीयत के बंधनों से मुक्त थे, उनको बेसरा, और जो शरीयत या इस्लामी कानून को मानते थे उनको बासरा कहा गया। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे, बताइएगा। प्रश्न बड़ा ही जबरदस्त आपका आ चुका है। 20 नंबर क्वेश्चन से, किस सुल्तान ने स्वयं को खलीफा का सहायक कहा था? खलीफा का सहायक किसने कहा था? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो खलीफा का सहायक किसने कहा था अपने आप को? बिल्कुल, बलबन ने खलीफा का सहायक अपने आप को घोषित किया था, ये बात आप ध्यान रखेंगे। बलबन ने स्वयं को नासिर अमीर उल मोमिनीन यानी खलीफा का सहायक, हिंदी में इसी को कहते हैं, नासिर अमीर उल मोमिनीन की उपाधि धारण करी थी, मतलब ये बताया था अपने आप को। उसने अपने शासन को धार्मिक मजबूती देने के लिए खुद को जिल्ले इलाही यानी ईश्वर की छाया और नियाबत एक खुदाई यानी ईश्वर का प्रतिनिधि भी घोषित कर दिया था। किसने? बलबन ने। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसके क्लियर हो गया चीजें। आगे बढ़ते हुए चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन से, सुल्तान उल औलिया का क्या आशय है? सुल्तान उल औलिया की अगर बात की है बेटा, तो सुल्तान उल औलिया जो था, इसका आशय है संतों का राजा कहा जाता है। ठीक है, संतों का राजा। सुल्तान उल औलिया का मतलब होता है संतों का राजा। ठीक है, यह उपाधि प्रसिद्ध सूफी संत हजरत निजामुद्दीन औलिया को दी गई थी। उन्हें महबूब इलाही यानी ईश्वर का प्रिय भी कहा जाता है। अमीर खुसरो इन्हीं के सबसे प्रिय शिष्य माने जाते हैं, बात ध्यान रखेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन से, गुलाम वंश की स्थापना कब की गई थी? गुलाम वंश की स्थापना की गई थी 1206 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, 1206 ईस्वी में। क्लियर, आगे बढ़ते और भी चीजों को जानने का प्रयास। गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में होती है। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद उसका गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने करी थी। ठीक है, मामलूक वंश या गुलाम वंश कहते हैं इसको। 23 नंबर क्वेश्चन से, चिश्ती सिलसिला के संस्थापक कौन थे? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। चिश्ती सिलसिला के संस्थापक कौन थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, शहाबुद्दीन सोहरावर्दी, या बेरंग, या गेसूद राज? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? चिश्ती सिलसिला के संस्थापक कौन थे? बिल्कुल, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत में चिश्ती सूफी मत की शुरुआत जो थी की थी इन्होंने की थी। उनकी दरगाह जो है अजमेर में स्थित है। 24 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका। हमारा दूसरा चैनल है को करिकुलर मास्टर, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्प करेगा, खास करके को करिकुलर परीक्षाओं की तैयारी के लिए। अलाउद्दीन खिलजी का जन्म कब हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी का जन्म 1266 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और खिलजी वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था यही। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी। 25 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है प्रश्न, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? गुलाम वंश का अंतिम शासक था कैकुवाद। ठीक है, कैकुवाद के बारे में मैंने वीडियो की शुरुआत में बता दिया था। गुलाम वंश का अंतिम प्रभावी शासक था मुइजुद्दीन कैकुवाद। इसके बाद खिलजी वंश की स्थापना होती है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे मैं आपको तमाम सारे प्रश्नों पर चर्चा करूंगा। 25 नंबर क्वेश्चन आपका हो चुका है। अब मैं आपको बता दूं कि अगर आपको हमारे पीडीएफ नोट्स प्राप्त करें, कम से कम 5 से 6 प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे इतिहास के, हिस्ट्री के। एक भी क्वेश्चन आपका इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा, ये गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, आपका प्रश्न सारे के सारे, अगर आपने 4-5 वीडियोस मेरे देख लिए या आपने प्रैक्टिस सेट प्राप्त कर लिए, वीडियोस आप देखो या ना देखो, प्रैक्टिस सेट अगर आप प्राप्त कर लेते हैं तो सब कुछ आपको मिल जाएगा। वैसे ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्लास लेने के लिए 9984 039 139 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा। क्या एसएमएस करेंगे? आप अपना नाम एसएमएस कर दीजिएगा, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम
और आप किस सेमेस्टर में अपने सेमेस्टर का नाम लिख करके भेज दीजिएगा। वैसे सेकंड सेमेस्टर की क्लासेस आपकी स्टार्ट हो चुकी हैं, जिन बच्चों को जुड़ना है वो जुड़ सकते हैं। ये नंबर आपका है, इस पर एसएमएस करना है कि अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और किस सेमेस्टर में वो भी एसएमएस कर दीजिएगा। जैसे आप इतना एसएमएस करेंगे आपके पास एक क्यूआर कोड भेजा जाएगा, उसी क्यूआर कोड पर आपको मात्र 100 रुपये फीस जमा करनी है। कितने रुपये बेटा? केवल 100 रुपये फीस में आपको मिलेगा हिस्ट्री का, जियोग्राफी का, पॉलिटिकल साइंस का, हिंदी, हिस्ट्री, संस्कृत, अंग्रेजी, सभी सब्जेक्ट का और साथ ही साथ में को करिकुलर का, यानी जो सब्जेक्ट आपके 3 सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट, जो आपके 2 सब्जेक्ट मेजर में हैं, माइनर का पेपर होगा नहीं, तो मेजर और को करिकुलर की तैयारी करनी है। और परीक्षा अधिकतर विश्वविद्यालय की ऑब्जेक्टिव होगी, तो ऑब्जेक्टिव परीक्षाओं के लिए स्पेशल तैयारी अब की बार करवाने का पूरा प्रयास है। ये सारे क्वेश्चंस आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्प करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। 9984 039 139 पर तुरंत एसएमएस करें, देर ना करें। मात्र 100 रुपये फीस में आपको सब कुछ मिलेगा, ठीक है। तुरंत एसएमएस करके आप जुड़ सकते हैं। इसमें आपको 4 से 5 प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगी, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएंगे, विथ आंसर शीट मिलेगा, सब कुछ, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और जिनको 1 साल तक का कोर्स में जुड़ना है, उनकी फीस 150 रुपये है, 150 रुपये फीस है। उसमें 150 रुपये में क्या क्या मिलेगा आपको? फर्स्ट मतलब सेकंड एंड थर्ड सेमेस्टर का पूरा मिल जाएगा, सभी सब्जेक्ट का नोट्स वगैरह, ठीक है, और व्हाट्सअप ग्रुप मिलेगा। और केवल 100 रुपये में आपका जब तक सेकंड सेमेस्टर का पेपर नहीं हो जाएगा तब तक आपको उसमें पढ़ाया जाएगा, वीडियो लेक्चर्स मिलते रहेंगे, पीडीएफ नोट्स मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है पीडीएफ नोट्स की। बाकी यूट्यूब पर आप वीडियोस हमारे देख पाएंगे वैसे ही, ठीक है, लेकिन कुछ वीडियोस आपको नहीं दिखते हैं, जिनका पीडीएफ नहीं हो सकता है, सारे वीडियोस ना बना पाएँ, तो उसका पीडीएफ मिल जाता है, तो आपका एक बढ़िया तरीके से रिवीजन भी हो जाता है और सारी चीज़ें हो जाती है, आपका एक भी क्वेश्चन छोड़ता नहीं है। तो 100 रुपये कोई बहुत बड़ी बात नहीं। आप सीरीज खरीदते हैं, एग्जाम सीरीज खरीदते हैं ना पेपर के दौरान, तो वो आपको सीरीज नहीं खरीदनी पड़ेगी। आप अगर हमारा पीडीएफ नोट्स लेकर के पढ़ते हैं तो आपको इतिहास में कुछ और देखना नहीं, 1206 से लेकर के 1757 ईस्वी तक का इतिहास पूरा आपका कवर हो जाएगा, मात्र 2-3-4 वीडियो से ही, ठीक है। पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएगा, 4-5 प्रैक्टिस सेट, उसको हल करके जाएंगे, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं, सब सारे के सारे प्रश्न आपके यहीं से फंसेंगे, ठीक है। तुरंत एसएमएस करें, देर ना करें। वैसे आप सीरीज खरीदेंगे तो आपका महंगा पड़ जाएगा, 300-400 रुपये खर्च हो जाएंगे। आप हमसे जुड़ेंगे मात्र 100 रुपये में पूरा सेकंड सेमेस्टर सभी सब्जेक्ट का। और अगर 1 साल तक आप जुड़ना है, यानी कि पूरा सेकंड सेमेस्टर और पूरा थर्ड सेमेस्टर, तो मात्र और मात्र 150 रुपये फीस, ठीक है। ये फीस आप खुद भी जमा कर सकते हैं, किसी दूसरे से भी जमा करवा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। चले 26 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन से महोदय प्रश्न है, संगीत का विरोधी सिलसिला। संगीत का विरोधी सिलसिला कौन था, बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास। 26 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? 26 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, प्रश्न है संगीत का विरोधी सिलसिला। तो ये जो नक्शबंदी सिलसिला था, नक्शबंदी सिलसिला, ये संगीत विरोधी सिलसिला है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये एक कट्टर सिलसिला था, इसके संस्थापक ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद थे। भारत में इसे लोकप्रिय बाकी बिल्लाह ने बनाया था, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। यह सिलसिला संगीत यानी समा और नृत्य का पूरी तरह विरोध करता था और शरीयत यानी इस्लामी कानून के सख्त पालन पर जोर देता था। मुगल सम्राट औरंगजेब जो था इसी सिलसिले का अनुयायी था, नक्शबंदी सिलसिला का। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ए ऑप्शन, ठीक है। बाकी कादरी सिलसिला की अगर बात की जाए तो ये इसके संस्थापक थे शेख अब्दुल कादिर जिलानी, ठीक है। और प्रसिद्ध मुगल शहजादा दारा सिको इसी सिलसिले का अनुयायी था, कादरी सिलसिला का। चिश्ती सिलसिला की अगर बात की जाए तो भारत में सबसे लोकप्रिय और उदार सिलसिला था ये। इसकी स्थापना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर ने की थी, ठीक है। और सुहरावर्दी सिलसिला की बात की जाए तो इसके संस्थापक सिहाबुद्दीन सुहरावर्दी थे, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते 27 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, बाबा फरीद उपनाम से कौन प्रसिद्ध था? बाबा फरीद नाम से कौन प्रसिद्ध था बेटा? बाबा फरीद के नाम से जो प्रसिद्ध थे वो थे फरीदुद्दीन गंज ए शक्कर, फरीदुद्दीन गंज ए शक्कर। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। निजामुद्दीन औलिया के गुरु थे ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे निजामुद्दीन औलिया तो आप जानते होंगे, ठीक है। निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही, ईश्वर का प्रिय कहा जाता है उनको, मैंने आपको बताया भी था। 28 नंबर क्वेश्चन से आपका, सिख संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? सिख संप्रदाय के संस्थापक थे गुरु नानक साहब। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इन्होंने एक ओंकार यानी ईश्वर एक है का संदेश दिया और लंगर प्रथा की शुरुआत करी थी गुरु नानक साहब ने। इनका जन्म 1469 में तलवंडी ननकाना साहिब पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ था। गुरु गोविंद सिंह जी की अगर बात की जाए तो गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के 10वें गुरु और अंतिम गुरु थे। खालसा पंथ की स्थापना भी करी थी, ठीक है। और पंच ककार अनिवार्य किए थे, यानी कि केस, कंघा, कड़ा, कछेरा, कृपाण, ये सब रखने का प्रथा जो थी, इन्होंने ही गुरु पद समाप्त कर दिया और गुरु ग्रंथ साहिब को ही शाश्वत गुरु घोषित कर दिया, ठीक है। और गुरु 10वें गुरु यही थे, ठीक है, अंतिम गुरु। क्लियर? आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 29 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, अलाउद्दीन खिलजी के पिता का क्या नाम था? अलाउद्दीन खिलजी के पिता का क्या नाम था? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। अलाउद्दीन खिलजी के पिता का क्या नाम था? फटाफट से आप बताने। शहाबुद्दीन, जलालुद्दीन, फिरोज खिलजी, कैकुबाद, बलबन या शहाबुद्दीन खिलजी? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे।
29 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? 29 नंबर का फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 29 नंबर का फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 29 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर आपका आ चुका है। अलाउद्दीन खिलजी के पिताजी का नाम था शहाबुद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा। शहाबुद्दीन खिलजी जो था, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। शहाबुद्दीन मसूद, ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी वंश के जो संस्थापक थे जलालुद्दीन खिलजी, उन्हीं के भाई का नाम था शहाबुद्दीन मसूद, ठीक है। उन्हीं का लड़का था अलाउद्दीन खिलजी, यानी अलाउद्दीन खिलजी जो था भतीजा था जलालुद्दीन खिलजी का, उनको मार करके गद्दी पर बैठ जाता है ये। 30 नंबर क्वेश्चन से आपका आ चुका है। तो तुगलक वंश की स्थापना कब हुई थी? 30 नंबर, तुगलक वंश की स्थापना हुई थी 1320 में। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 1320 में स्थापना हुई थी इसकी। तो गयासुद्दीन तुगलक ने 1320 में खिलजी वंश के अंतिम शासक को हरा करके तुगलक वंश की नींव रखी थी, ये बात ध्यान रखेंगे। 31 नंबर क्वेश्चन से मुरीद का आशय क्या है? मुरीद, मुरीद का आशय शिष्य, शिष्य, मुरीद माने होता है शिष्य। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर। सूफी परंपरा में गुरु को पीर और शिष्य को मुरीद कहते हैं। गुरु को पीर, तो गुरु को पीर और शिष्य को मुरीद कहा जाता था सूफी परंपरा में। 32 नंबर क्वेश्चन से आप देखेंगे, निजामुद्दीन औलिया किस सिलसिले के अनुयायी थे? निजामुद्दीन औलिया चिश्ती, हजरत निजामुद्दीन औलिया पूरा नाम है, चिश्ती संप्रदाय के प्रसिद्ध सूफी संत थे। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा, चिश्ती, ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन से, अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर कब आक्रमण किया था? 33 नंबर बताएंगे, अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर कब आक्रमण किया था? तो 1296 में देवगिरी पर आक्रमण किया था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सुल्तान बनने से पहले 1296 में देवगिरी पर सफल आक्रमण किया था और अपार धन प्राप्त किया था। 34 नंबर क्वेश्चन से, लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? लोधी वंश के संस्थापक था बहलोल लोधी। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। बहलोल लोधी जो था लोधी वंश का संस्थापक था। 1451 ईस्वी में दिल्ली में पहले अफगान वंश यानी लोधी वंश की स्थापना होती है। अफगानी थे ये लोग, ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन से आपका जो, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तुगलक वंश का संस्थापक था बेटा कौन? गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। गाजी मलिक ने गयासुद्दीन तुगलक नाम से तुगलक राजवंश की नींव रखी थी, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका 36 नंबर प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कब कर दी थी? अलाउद्दीन खिलजी का चाचा था ये, मतलब बड़का पापा या चाचा कह सकते हैं, जलालुद्दीन खिलजी था, ठीक है। तो अपने उसका भतीजा था ये। अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन की हत्या कर दी थी 1296 में, 19 जुलाई को, 19 जुलाई 1294, 19 जुलाई 1296। करेक्ट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन, ठीक है, 19 जुलाई 1296 होगा। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये बात ध्यान रखेंगे। उसका चाचा था, ठीक है, और ससुर भी था, उसकी लड़की से शादी भी किया था। जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी, ठीक है, मानिकपुर में कड़ा जो एरिया पड़ता है पहले, ठीक है, और सत्ता हासिल कर ली थी। 37 नंबर क्वेश्चन से, पीर का अर्थ क्या होता है? पीर जो होता था, सूफी संतों को पीर कहते थे, ठीक है। पीर माने गुरु या मार्गदर्शक, सूफी संत। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर। मुरीद जो है शिष्य को कहते थे। आगे देखते हैं, 38 नंबर क्वेश्चन से आपका आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे, फटाफट से आप देखिएगा। 38 नंबर क्वेश्चन क्या आ चुका बाबू? 38 नंबर प्रश्न आपका आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। 38 नंबर प्रश्न है, दक्षिण भारत में विष्णु भक्त कहलाते थे। दक्षिण भारत में विष्णु भक्त को अलवार संत कहते थे। अलवार संत विष्णु के भक्तों को और शिव भगवान शंकर के भक्तों को नैनार कहा जाता था, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तमिलनाडु में जो भक्त भगवान विष्णु की आराधना करते थे उन्हें अलवार कहा गया। अलवारों की संख्या की बात की तो 12 अलवार संतों की बात होती है, ठीक है। इसमें एकमात्र महिला संत थी, उनका नाम था आंडाल, ठीक है। आंडाल नाम था, जिन्होंने जिनको दक्षिण की मीरा कहा जाता है। इनके भजनों के संकलन को दिव्य प्रबंधम भी कहा जाता है, ये बात ध्यान रखेंगे। नैनार संत की अगर बात की है बेटा, नैनार संत जो थे भगवान शिव के भक्त थे। नैनारों की संख्या कितनी है? 63 नैनार। नैनारों की संख्या कितनी? 63, 63। अपार, सबंदर, सुरंदर, ये प्रसिद्ध नैनार थे, ठीक है। इनके गीतों के संकलन को तेवरम कहा जाता है, ठीक है। ये सब दक्षिण भारत के ही विद्वान रहे हैं, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन से, खिलजी वंश का अंतिम शासक, खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो था नसीरुद्दीन खुसरो खां, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नसीरुद्दीन खुसरो खां जो था खिलजी वंश का अंतिम शासक था। इसने मुबारक शाह खिलजी की हत्या कर दी और सत्ता हथिया ली थी। इसने पैगंबर के सेनापति की उपाधि भी धारण करी थी। बाद में गयासुद्दीन तुगलक ने इसे युद्ध में हरा करके तुगलक वंश की स्थापना कर दी थी, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अलाउद्दीन खिलजी को जानते ही हैं, खिलजी वंश का सबसे प्रतापी शासक था। बाजार नियंत्रण प्रणाली और घोड़े को दागने की प्रथा, सैनिकों की हुलिया बनाने की प्रथा, दाग और हुलिया की प्रथा इसने शुरू करवाई थी। द्वितीय सिकंदर यानी सिकंदर सानी की उपाधि भी अपनी घोषित कर दिया था इसने, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 40 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। प्रश्न, सैयद वंश की स्थापना
सैयद वंश की स्थापना कब हुई थी? सैयद वंश की स्थापना फटाफट से आप बताएंगे। सैयद वंश की स्थापना 1414 ईस्वी में सैयद वंश की स्थापना होती है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। जब तुगलक वंश कमजोर हो जाता है तब खिज्र खां ने 1414 में सैयद वंश की स्थापना की और यह वंश 1451 तक चलता रहा। ये बात भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। खिज्र खां जो था ये सैयद वंश का संस्थापक था। कभी सुल्तान की उपाधि नहीं ली, बल्कि रैयत ए आला की उपाधि से ही संतुष्ट रहा। यह स्वयं को तैमूर के पुत्र शाहरुख का प्रतिनिधि मानता था, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, क्लियर। आगे देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन से आपका आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? खिलजी वंश का संस्थापक कौन था बेटा? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो था इसका संस्थापक था। किसका संस्थापक था ये? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी किसका संस्थापक था बेटा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। ये संस्थापक था खिलजी वंश का, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 41 नंबर का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, 41 नंबर का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन से आपका आ चुका है, ठीक है। 1290 ईस्वी में खिलजी वंश की स्थापना करता है ये। 42 नंबर क्वेश्चन से आपका आ चुका, सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? सैयद वंश का अंतिम शासक था अलाउद्दीन आलम शाह। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, अलाउद्दीन आलम शाह, ठीक है। आलम शाह इस वंश का अंतिम शासक था जिसने स्वेच्छा से दिल्ली का सिंहासन छोड़ दिया था। अगला क्वेश्चन से आपका 43 नंबर प्रश्न आपका आ चुका, अलाउद्दीन खिलजी ने किस स्थान पर स्वयं को सुल्तान घोषित किया था? तो कड़ा मानिकपुर में जो है इसने अपने ससुर और अपने चाचा को मार दिया था और हत्या के तुरंत बाद अलाउद्दीन ने कड़ा मानिकपुर को में ही खुद को राजा घोषित कर लिया था, ठीक है। 44 नंबर क्वेश्चन से आपका आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। नक्शबंदी सिलसिले के संस्थापक कौन थे? ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद जो थे ये एक प्रकार से नक्शबंदी सिलसिले के संस्थापक थे, ठीक है। इस सिलसिले की स्थापना मध्य एशिया में ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद ने करी थी। 45 नंबर क्वेश्चन से अद्वैतवाद के संस्थापक कौन थे? अद्वैतवाद के संस्थापक थे शंकराचार्य जी। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर का बाकी मैं बता चुका हूँ, ठीक है। ये बात आप ध्यान, आत्मा और ब्रह्म एक ही है और इसलिए अद्वैतवाद की बातों करते हैं। खानकाह का मतलब क्या होता है? खानकाह का मतलब बताएं। खानकाह सूफी संतों के रहने की जगह को खानकाह कहते थे, ठीक है। खानकाह, बाकी जो है पीर उनके गुरुओं को और जो है जो है क्या नाम है मुरीद उनके शिष्यों को कहते थे, ठीक है। तो जहाँ पर सूफी संत रहते थे अपने शिष्यों को शिक्षा देते थे उसी को खानकाह कहते थे। 47 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, अलाउद्दीन के दक्षिण अभियान का सेनापति कौन था? अलाउद्दीन के दक्षिण अभियान का सेनापति था मलिक काफूर, जिसको 1000 दिनार देकर के खरीदा था किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अलाउद्दीन खिलजी जब दक्षिण भारत का अभियान कर रहा था तो उस समय यही इसका एक प्रकार से मलिक काफूर जो था हिजड़ा मतलब कि वो था, ठीक है। तो वो एक प्रकार से इसका साथ में रहता था, सेनापति उसको बना दिया था उसने, बहुत ही दिमागी था वो। 48 नंबर क्वेश्चन से आपका आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। 48 नंबर क्वेश्चन से आपका आ चुका महोदय, प्रश्न 48 नंबर क्या है? 48 नंबर क्वेश्चन से आप देखेंगे, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। 48 नंबर है, महबूब ए इलाही का आशय क्या है? ईश्वर का प्रिय। महबूब इलाही मतलब होता है ईश्वर का प्रिय। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। निजामुद्दीन औलिया को कहा जाता है ईश्वर का प्रिय, ठीक है, प्रिय। क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन से आपका आ चुका 49 नंबर प्रश्न है आपका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। 49 नंबर क्वेश्चन से महोदय, किस अभियान में अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के साथ था? अमीर खुसरो जो था वो अलाउद्दीन खिलजी के साथ था रणथंभौर वाले जो है आक्रमण के दौरान। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा, रणथंभौर, ठीक है। 1301 ईस्वी में हुआ ऐसा कुछ, ठीक है। इस एक अभियान हुआ, ठीक है, रणथंभौर का अभियान। अमीर खुसरो सुल्तान अलाउद्दीन के साथ था। उसने अपनी पुस्तक खजाइन उल फुतूह में इस युद्ध और जौहर राजपूत महिलाओं द्वारा किया गया आत्मदाह का आंखों देखा वर्णन किया था इसने। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हुए चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला 50 नंबर क्वेश्चन से, दक्षिण भारत में शैव संत कहलाते थे। दक्षिण भारत में शैव संतों को नैनार और विष्णु भगवान के संतों को जो है अलवार कहते थे, ठीक है। नैनार संत होते थे, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। भगवान शिव के अनन्य भक्त थे, 63 इनकी संख्या होती थी, ठीक है। इन्होंने पल्लव और चोल काल के दौरान भक्ति आंदोलन को फैलाया। तिरुमुरै इनके भजन का एक बहुत प्रिय ग्रंथ माना जाता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, क्लियर। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। 51 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, हजार दिनारी उपनाम से किसे जाना जाता है? हजार दिनारी दिनारी उपनाम से किसको जानते हैं बेटा? हजार दिनारी किसको कहते हैं बेटा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। हजार दिनारी कहा जाता है किसको? ये मलिक काफूर को हजार दिनारी कहते हैं, चूंकि 1000 दिनार देकर के मलिक काफूर को खरीदा था किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। ये बात ध्यान दें, इसीलिए इसको हजार दिनारी कहा जाता है, क्लियर। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन, दिनार माने एक सिक्का होता था उस समय का। 52 नंबर को, तुजु के बाबरी किस भाषा में लिखी गई पुस्तक है? तुजु के बाबरी,
तुजुक ए बाबरी जो है ये तुर्की भाषा में लिखी गई पुस्तक है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तुर्की भाषा में बाबर की आत्मकथा तुजुक ए बाबरी, तो उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी थी अपनी मातृभाषा चगताई तुर्की में, इसको लिखा गया था, ये बात ध्यान रखेंगे। 53 नंबर प्रश्न, राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले सुल्तान कौन थे? राजत्व का सिद्धांत जो है, राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था बलबन ने, गयासुद्दीन बलबन ने दैवीय राजत्व सिद्धांत, ठीक है, किंगशिप थियरी लागू किया था। ठीक है, और जिसके अनुसार सुल्तान ईश्वर की छाया के रूप में या प्रतिनिधि के रूप में काम करता था। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बलबन, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे 54 नंबर प्रश्न, बाजार नियंत्रण व्यवस्था किस सुल्तान द्वारा लागू की गई थी? बाजार नियंत्रण व्यवस्था जो थी किस सुल्तान के द्वारा लागू की थी? 54 नंबर, बाजार नियंत्रण अलाउद्दीन खिलजी ने लागू करवाया था। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण व्यवस्था और जो है इसके अलावा इसने घोड़ों को दागने की प्रथा शुरू करवाई थी, सैनिकों का हुलिया बनवा देता था ताकि भ्रष्टाचार ना हो। ठीक है, 55 नंबर क्वेश्चन, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? पानीपत का पहला युद्ध, भैया पानीपत का पहला युद्ध लड़ा गया था कब? 55 नंबर क्वेश्चन का बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। 55 नंबर, पानीपत का पहला युद्ध कब लड़ा गया था? पानीपत का जो पहला युद्ध लड़ा गया था, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो पानीपत का पहला युद्ध कब लड़ा गया था? किसके किसके बीच में लड़ा गया था पानीपत का पहला युद्ध? बताएंगे। पानीपत का पहला युद्ध लड़ा गया था कब बेटा? सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। पानीपत का पहला युद्ध कब लड़ा गया था? और पानीपत का जो पहला युद्ध लड़ा गया था किसके किसके बीच? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, चाहबान वंश के सबसे प्रतापी शासक। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 55 नंबर का राइट आंसर, बिल्कुल राइट आंसर आप सभी का आ रहा है। बिल्कुल राइट आंसर आपका ए ऑप्शन, 21 अप्रैल 1526 पानीपत पूछ रहा है। तराइन का पहला युद्ध लड़ा गया था 1191 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, लेकिन वो प्रश्न नहीं है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, सॉरी। पानीपत का पहला युद्ध लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, पानीपत के मैदान में 21 अप्रैल 1526 को बाबर की सेना विजयी हुई थी। इब्राहिम लोदी जो लोदी वंश का अंतिम शासक था वो हार गया था। 56 नंबर प्रश्न, खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? खानवा का युद्ध बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, सभी लोग बताइएगा, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बताएंगे सभी लोग, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे तो बताएंगे। अच्छा, 1761 में पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा गया था, ये बात भी ध्यान रखें। तीसरा युद्ध, पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा गया था बैरम खान के नेतृत्व में और हेमू के बीच लड़ा गया था, यानी अकबर के तरफ से बैरम खान और हेमू थे, 1556 में लड़े थे, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, खानवा का युद्ध आ गया आपका। खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था आपका 1527 ईस्वी में, 16 मार्च की डेट को, 16 मार्च 1527 ईस्वी को शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाबर और मेवाड़ के राजा थे राणा सांगा, उनके बीच में आगरा के पास खानवा का मैदान है, वहीं पर युद्ध लड़ा गया था। युद्ध जीतने के लिए बाबर ने जिहाद का नारा दिया था और युद्ध जीतने के लिए गाजी की उपाधि भी धारण करी थी युद्ध जीतने के बाद में। ठीक है, 1528 की बात की तो 1528 में चंदेरी का युद्ध लड़ा गया था बाबर और मेदिनी राय के बीच में। 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ था बाबर और अफगानों के बीच में, बाबर ने अफगानों को हरा दिया था। 1526 में लोदी वंश के शासक को हराया था, यानी 26, 27, 28, 29 3 साल 4 साल लड़ता ही रहा। ठीक है, 30 में मर जाता है बाबर। 57 नंबर क्वेश्चन से, कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया था? कन्नौज का युद्ध, कन्नौज का युद्ध लड़ा गया था 17 मई 1540 को, 17 मई 1540 को लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं। इस युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को निर्णायक रूप से हराया था, जिसके बाद हुमायूं को भारत छोड़ करके भागना पड़ा था और दिल्ली पर सूरी वंश का कब्जा हो चुका था। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। चौसा का युद्ध कब लड़ा गया था? 1539 में चौसा का युद्ध लड़ा गया था, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था। ठीक है, क्लियर, ये सब ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन 58 नंबर प्रश्न है, अपने सिपाहियों को नगद वेतन देने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो अपने सिपाहियों को नगद वेतन देने वाला जो पहला सुल्तान था वो कौन था बेटा? वो था अलाउद्दीन खिलजी, क्योंकि उसने एक प्रकार से सैनिकों का हुलिया बनवा लिया था, घोड़ों को दागने की प्रथा नहीं, उसको चिन्ह बना देता था ताकि जो है किस घोड़े को मिल गया, किस सैनिक को मिला कि नहीं मिला, नगद पैसा भी देता था ये। 59 नंबर क्वेश्चन है, चंदेरी का युद्ध कब लड़ा गया था? फटाफट से आप बताने का प्रयास करें, फटाफट से आप बताएंगे। 59 नंबर, चंदेरी का युद्ध कब लड़ा गया था बेटा? सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। चंदेरी का युद्ध कब लड़ा गया था? चंदेरी का युद्ध कब लड़ा गया था? बिल्कुल, चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 को लड़ा गया था। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ए ऑप्शन 29 जनवरी 1528 को लड़ा गया था। मुगल सम्राट बाबर और मालवा के राजपूत राजा थे मेदिनी राय, उनके बीच में लड़ा गया था।
बाबर ने इस युद्ध में विजय प्राप्त की थी। यह बाबर के द्वारा भारत में लड़े गए 4 प्रमुख युद्ध थे। पहला युद्ध था पानीपत का, दूसरा खानवा का युद्ध था, तीसरा चंदेरी का युद्ध था और उसके बाद फिर घाघरा का युद्ध लड़ा गया था। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ये तीसरा युद्ध था चंदेरी का युद्ध, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें। खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था, मार्च महीने में, ठीक है, राणा सांगा के बीच में हुआ था। क्लियर, आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का। अच्छा, 1530 में दिसंबर के महीने बाबर की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद में हुमायूं गद्दी पर बैठता है। अगला क्वेश्चन 60 नंबर क्वेश्चन है, नियाबत खुदाई का आशय क्या है? नियाबत खुदाई, नियाबत खुदाई ईश्वर की छाया प्रतिनिधि को बोलते हैं। नियाबत खुदाई ईश्वर की छाया, ठीक है, शैडो ऑफ गॉड, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। ये उपाधि धारण की थी किसने? सुल्तान बलबन ने, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। नियाबत खुदाई ईश्वर का प्रतिनिधि और जिल्ले इलाही यानी ईश्वर की छाया अपने आप को बोलता था ये। आगे देखते हैं 61 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, किस वंश के लोगों को तिमोरियन भी कहा जाता है? तिमोरियन, किस वंश के लोगों को तिमोरियन भी कहा जाता है बेटा? तिमोरियन। 61 नंबर, तिमोरियन कहा जाता है मुगल वंश के लोगों को तिमोरियन, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मुगल वंश। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। मुगलों को तिमोरियन कहते थे। तिमोरियन इसलिए क्योंकि मुगल वंश के शासक अपनी माँ की ओर से चंगेज खां यानी मंगोल और पिता की ओर से तैमूर लंग यानी तिमोर के वंशज थे, इसीलिए इनको क्या बोलते थे? तिमोरियन बोलते थे। क्योंकि ये तैमूर के यानी इनके पिताजी तैमूर के तरफ के थे, मंगोल शासक की तरफ से थे, चंगेज खान की तरफ से, और माताजी जो थी इनकी ये एक प्रकार से मुगल वंश के शासकों की तरफ से। तो इस तरीके से दोनों का मिक्सचर प्रजाति थी मुगल, ठीक है। क्योंकि वे तैमूर के वंशज होने पर अधिक गर्व रखते थे, इसीलिए उन्होंने तिमोरियन या तैमूरी कहा जाता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं 62 नंबर क्वेश्चन से, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा राजधानी कब परिवर्तन किया गया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी को दिल्ली से देवगिरी यानी दौलताबाद स्थानांतरित करी थी 1327 में। मोहम्मद बिन तुगलक ने, पागल और सन की तानाशाह भी इसको कहते हैं, कोई भी चीज किया इसका सफल नहीं रहा, ठीक है। इसी के दरबार में मोरक्को का निवासी था इब्न बतूता भारत में आया था। सांकेतिक मुद्रा टोकन करेंसी चलवाई थी इसने, ठीक है, 1329-1330 में, जो भी विफल रहा, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। रिहला नाम की पुस्तक लिखने वाला इब्न बतूता मोरक्को का निवासी, इसी के दरबार में भारत में आया था, दिल्ली का काजी इसने नियुक्त किया था उसको, ठीक है। 63 नंबर क्वेश्चन आपका चुका, बाउल संप्रदाय के संबंधित है। बाउल संप्रदाय फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 63 नंबर फटाफट से आप बताएंगे, करेक्ट आंसर क्या होगा? 63 नंबर का बताएंगे सभी लोग। 63 नंबर क्वेश्चन आपका चुका, 63 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 63 नंबर का क्वेश्चन आपका आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल 63 नंबर, बाउल संप्रदाय संबंधित हैं। बाउल संप्रदाय जो है ये चंडीदास से रिलेटेड है। चंडीदास ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चंडीदास बंगाल के एक महान कवि थे जिनकी रचनाओं ने बाउल संप्रदाय और वैष्णव सहजिया मत से बहुत प्रभावित किया। बाउल मुख्य रूप से बंगाल के लोक गायकों का एक समूह होता है। संगीत के माध्यम से ईश्वर की खोज करना बाउल संप्रदाय का जो है एक वो रहा है। 64 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, फारसी नववर्ष नवरोज को भारत में किसने प्रारंभ किया था? नवरोज, भारत फारसी नववर्ष नवरोज को भारत में किसने शुरू किया था? तो किसने शुरू किया था? बलबन ने शुरू किया था। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बलबन ने शुरू किया था। ये बात ध्यान रखेंगे, नया साल मनाने की प्रथा, ठीक है। सिजदा यानी घुटनों के बल बैठ करके सिर को झुकाना और पैबोस यानी सुल्तान के पैरों को चूमना, ये सब अनिवार्य कर दिया था किसने? बलबन ने ही। 65 नंबर क्वेश्चन है, घाघरा का युद्ध कब लड़ा गया था? घाघरा, घाघरा का युद्ध लड़ा गया था कब बेटा? घाघरा का युद्ध लड़ा गया था 5 मई 1529 को। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, 5 मई 1529 को। किसकी किसके बीच में लड़ा गया था? बाबर के द्वारा लड़ा गया था। भारत में चौथा युद्ध था बाबर का, अंतिम और बड़ा युद्ध था ये। बाबर और अफगान सेनाओं के बीच महमूद लोदी के नेतृत्व में बीच बिहार में घाघरा नदी के तट पर लड़ा गया था। इतिहास का पहला युद्ध था जो जल और थल दोनों पर लड़ा गया था, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 66 नंबर क्वेश्चन से, फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित गुलाम विभाग को किस नाम से जाना जाता है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे, कीजिएगा, बताइएगा बाबू, फटाफट से आप बताने का प्रयास करें। वीडियो को लाइक कर, चैनल को नए सब्सक्राइब करें। 66 नंबर, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्थापित गुलाम विभाग को किस नाम से जाना जाता था? दीवान बंदगीन कहते थे उसको। ऑप्शन नंबर इसका दीवान बंदगान, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 67 नंबर क्वेश्चन है, हुमायूं ने कालिंजर अभियान कब शुरू किया था? हुमायूं ने कालिंजर अभियान 1530 में शुरू किया था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 68 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न है, फारसी परंपरा सिजदा का क्या आशय है? सुल्तान के पैरों को चूमना मतलब सिजदा होता है। सिजदा और पबोस, पबोस माने पैरों को चूमना, पबोस होता है। सुल्तान के सामने सिर को झुकाना घुटनों के बल, ये होता है आपका सिजदा। ऑप्शन नंबर इसका 68 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, ठीक है। पबोस मतलब पैरों को चूमना। 69 नंबर, हुमायूं
दिल्ली के सिंहासन पर पुनः कब बैठा था? हुमायूं जो था दिल्ली के सिंहासन पर 23 जुलाई 1556 को बैठा था, 1555 को बैठा था। ये 23 जुलाई 1555, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। 70 नंबर क्वेश्चन से ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? शेरशाह ने बनवाया था। शेरशाह सूरी, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यातायात और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सड़क ए आजम, जिसे अब जीटी रोड भी कहते हैं, उसका निर्माण करवाया था इसने। 71 नंबर क्वेश्चन से बाबर का पूरा नाम क्या था? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर इसका पूरा नाम था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मुगल साम्राज्य का संस्थापक था बाबर। 72 नंबर क्वेश्चन से पेबोस का आशय क्या था? पेबोस मतलब होता है सुल्तान के पैरों को चूमना, पेबोस कहलाता था। ठीक है, पाइबोस। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, सुल्तान के पैरों को चूमना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन 73 नंबर प्रश्न आपका आ चुका। दिल्ली के किस भवन में हुमायूं का पुस्तकालय स्थित था? 73 नंबर, दिल्ली के किस भवन में हुमायूं का पुस्तकालय स्थित था? दीन पनाह भवन। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा, दीन पनाह भवन, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है। 74 नंबर प्रश्न है, शेरशाह का मकबरा कहाँ है? शेरशाह का मकबरा सासाराम में है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। शेरशाह का मकबरा बना हुआ है बिहार के सासाराम की एक झील के बीच में बना हुआ है। 75 नंबर क्वेश्चन से लाल पंथ से कौन संबंधित है? लाल पंथ, लाल पंथ संत लालदास जो है, ये लाल पंथ से रिलेटेड है। लाल पंथ से रिलेटेड है कौन? संत लालदास, राजस्थान के प्रसिद्ध। ठीक है, और लालदासी संप्रदाय की स्थापना इन्होंने की थी, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 76 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, फटाफट से आप देखने का प्रयास। 76 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बताएंगे 76 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 76, फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दान विभाग किस नाम से जाना जाता था? दीवाने खैरात बोलते हैं उसको, दीवाने खैरात। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, दीवाने खैरात इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। 77 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा विदेश विभाग था? इनमें से विदेशी विभाग कौन सा था? दीवाने रियालत, रिसालत, बी ऑप्शन, दीवाने रिसालत। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विदेशी मामलों और कूटनीति संबंधों मामलों को देखता था। धार्मिक मामले, विदेशों से आए राजदूतों की देखरेख करना हो, ये सब करता था। दीवानी कोही जो था, ये मोहम्मद बिन तुगलक ने इसकी स्थापना करी थी, किसी विभाग से रिलेटेड था। दीवाने मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी ने स्थापना करी थी इसकी। मुख्य कार्य इसका बकाया लगान जो था उसको वसूली करना था। दीवाने अर्ज, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि यह सैन्य विभाग था जिसकी स्थापना बलबन ने करी थी। सैनिकों को भर्ती करता था और वेतन का हिसाब रखता था। ठीक है, 78 नंबर क्वेश्चन से दीवाने कजा क्या था? दीवाने कजा, दीवाने कजा की बात की, न्याय विभाग था। ये क्या था? दीवाने कजा न्याय विभाग से रिलेटेड था, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस। ठीक है, न्याय विभाग। सैन्य विभाग जो था दीवाने अर्ज सैन्य विभाग था। कृषि विभाग दीवाने कोही या दीवान ए अमीर कोही। दान विभाग दीवाने खैरात। ठीक है, ये सब ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे 79 नंबर क्वेश्चन से अकबर का मकबरा कहाँ है? 79 नंबर, अकबर का मकबरा सिकंदरा में है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिकंदरा जो है आगरा के पास स्थित है। अकबर ने स्वयं अपने मकबरे की योजना बनाई थी, जिसे उसके पुत्र जहांगीर ने 1613 ईस्वी में पूरा करवाया था। इस मकबरे की विशेषता यह है कि इसमें गुंबद नहीं बनवाया गया है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, आगरा के मुख्य शहर में ताजमहल स्थित है। मुमताज़ और शाहजहां का मकबरा वहीं पर स्थित है। ठीक है, और एतमाउद्दौला का मकबरा भी है। ठीक है, शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में है और हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। क्लियर, ये सब ध्यान रखेंगे, परीक्षा में प्रश्न आता रहता है। 80 नंबर क्वेश्चन से गज ए सिकंदरी का प्रयोग किसने किया था? गज ए सिकंदरी, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। गज ए सिकंदरी की अगर बात की जाए बेटा, तो गज ए सिकंदरी का जो प्रचलन था किसने किया था? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। गज ए सिकंदरी, अकबर ने भूमि नापने के लिए गज ए इलाही का प्रयोग किया था। ठीक है, 33 इंच का होता था गज ए इलाही। गज ए इलाही 33 इंच का होता था, लेकिन गज ए सिकंदरी पूछा गया। गज ए सिकंदरी शेरशाह ने शुरू किया था। शेरशाह ने गज ए सिकंदरी शुरुआत करी थी, ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, लोधी वंश के सिकंदर लोधी ने की थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर लोधी वंश मतलब लोधी ऑप्शन में है नहीं। ठीक है, शेरशाह सूरी ने अपने शासनकाल में भूमि सुधारों के लिए इसी पैमाने को व्यापक रूप से प्रयोग किया था। शेरशाह ने ही भारत में रुपया सिक्का भी चलवाया था, ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, लेकिन सिकंदर लोधी अगर आपसे ऑप्शन में मिलेगा तो सिकंदर लोधी ऑप्शन करेक्ट जो है करेक्ट आंसर। गज ए सिकंदरी की शुरुआत किसने करी थी? सिकंदर लोधी ने, लेकिन इसका प्रयोग सबसे अधिक मात्रा में किया था शेरशाह ने। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं 81 नंबर क्वेश्चन से साखी शब्द किसकी रचना है? साखी शब्द और रमैनी कबीरदास की रचना है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। साखी शब्द रमैनी ये बीजक का एक भाग होता है। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखा गया है?
मलिक मोहम्मद जायसी देखिए साखी, सबद रमैनी, ये सब कबीरदास की रचना, विनय पात्र का तुलसीदास की रचना, पद्मावत नाम का ग्रंथ लिखा किसने? मलिक मोहम्मद जायसी ने। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं 83 नंबर क्वेश्चन से, इनमें से कौन सा गुप्तचर विभाग था? 83 नंबर, गुप्तचर विभाग कौन सा था इनमें से? देखिए दीवाने बारीद जो था ये गुप्तचर विभाग होगा, दीवाने बरीद, दीवाने बरीद गुप्तचर विभाग था। दीवाने अर्ज सैन्य विभाग था। दीवाने रिसालत विदेशी मामले देखता था। दीवाने इंसा राजकीय पत्राचार को देखता था, ठीक है। ये सब चीजें आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, 84 नंबर प्रश्न है, अखबार का जन्म कहाँ पर हुआ था? बताएंगे अखबार का जन्म कहाँ पर हुआ था बेटा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 84 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बताएंगे अखबार का जन्म कहाँ पर हुआ था? 84 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अखबार संप्रदाय। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो अकबर का जन्म, सॉरी अकबर का जन्म, सॉरी अखबार का जन्म बोल रहा हूँ, अकबर, अकबर का जन्म कहाँ पर हुआ था बेटा? सॉरी, अकबर का जन्म हुआ था काबुल में हुआ था। काबुल में हुमायूं के भाई कामरान के नियंत्रण में था। हुमायूं के बाद इसे जीता था, लेकिन अकबर का जन्म यहाँ पर नहीं हुआ था काबुल में। कहाँ पर हुआ था बेटा? अमरकोट, बिल्कुल अमरकोट में इसका जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा अमरकोट। 15 अक्टूबर 1542 को सिंध के अमरकोट के राजा बीरसाल के महल में अकबर का जन्म हुआ था। उस समय हुमायूं शेरशाह सूरी से हरा करके निर्वासित जीवन बिता रहा था। अकबर की माता का नाम था हमीदा बानो बेगम, ठीक है। 85 नंबर क्वेश्चन से, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था बेटा कब? हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था 1576 ईस्वी में। अकबर के बीच में लड़ा गया था और महाराणा प्रताप के बीच में। वैसे अकबर कभी महाराणा जी के सामने आया नहीं था, बहुत डरता था। 18 जून 1576 को मेवाड़ के महाराणा प्रताप और अकबर की मुगल सेना, जिसका नेतृत्व कर रहे थे राजा मान सिंह, उनके बीच में लड़ा गया था। अकबर सामने नहीं आया था। इतिहास के सबसे साहसी युद्ध में माना जाता है। महाराणा प्रताप पहला चीर दिए थे इसमें। रण बीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया, निराला था। राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक बनी। चेतक हाथी का उसका जो है मुकुट पहना करके राणा प्रताप लड़ते थे। तो घोड़ा उछलता था, हाथी लोग डर जाते थे कि भाई ये कौन सा हाथी आ गया। और भाला 90-90 किलो के तलवार महाराज एक बार रख देते तो पूरा सर से फट जाए, हम लोगों के रख दे तो ऐसा तलवार, ऐसा भाला की मार दे तो ऐसे हाथी उड़ जाए, ऐसे इतना तगड़ा राणा प्रताप है। जैसे आज थे भल्लाल देव को देखे हैं या बाहुबली को मारते हुए देखते हैं, ऐसे मारते हुए निकले, पूरा पहलवा चीर दीन रहा राणा प्रताप जी, ठीक है। ऐसे वीर योद्धा थे। राणा कभी हारे नहीं थे और ना ही अकबर कभी विजयी होता उनसे। आसीरगढ़ का युद्ध कब हुआ था? आसीरगढ़ का युद्ध लड़ा गया था कब बेटा? लड़ा गया था 1601 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1601 ईस्वी में अकबर के जीवन काल का अंतिम सैन्य अभियान था। खानदेश के आसीरगढ़ किले को जीतना बहुत कठिन था। कहा जाता है कि अकबर ने इस किले के फाटकों को सोने की चाबियों यानी रिश्वत से खोला था, ठीक है, रिश्वत देकर के, क्योंकि इसने यहाँ पर जीत हासिल नहीं कर पाया था। शाहजहां का मकबरा कहाँ स्थित है? 87 नंबर, शाहजहां का मकबरा स्थित है कहाँ पर बेटा? आगरा में। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये बात आप ध्यान, बेगम जो हजरत महल उसे बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया गया था, उसी के बगल में दफनाया गया है उनको, शाहजहां की। 88 नंबर क्वेश्चन से, मुगल बादशाह मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बताएं मुगल वंश का संस्थापक, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो ये था बाबर। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है। अगला क्वेश्चन आपका 89 नंबर, अविभाग द्वैत के संस्थापक कौन थे? अविभाग द्वैत, ये विज्ञान भिक्षु जो थे उन्होंने ही अविभाज्य द्वैत की स्थापना करी थी। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक महान दार्शनिक थे 16वीं शताब्दी के। ये सांख्य दर्शन, योग और वेदांत दर्शन के बीच समन्वय स्थापित करने का काम किया था। इनका मुख्य सिद्धांत था अविभाग द्वैत, जिसका अर्थ था कि आत्मा और ब्रह्म के बीच में कोई वास्तविक बंटवारा नहीं है, ठीक है, दोनों एक ही हैं। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। 90 नंबर प्रश्न है, 7 सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े कौन पहनता था? हुमायूं पहनता था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हुमायूं ज्योतिष शास्त्र एस्ट्रोलॉजी में बड़ा विश्वास रखता था, ठीक है, और खगोल विज्ञान में भी गहरी रुचि थी इसकी, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। 7 दिन 7 कलर के कपड़े पहनता था, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। हर दिन अलग अलग कलर का कपड़ा पहनता था, कौन? हुमायूं, ठीक है। रविवार को पीला कपड़ा पहनता था, शनिवार को काला, सोमवार को सफेद कपड़ा पहनता था, ये सब पहनता था, ठीक है। अगला 91 नंबर प्रश्न है आपका, द्वैतवाद के संस्थापक, फटाफट से आप बताने का, द्वैतवाद के संस्थापक कौन था? फटाफट से आप बताएं, द्वैतवाद, द्वैतवाद के संस्थापक कौन थे? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। द्वैतवाद के संस्थापक कौन थे? द्वैतवाद, तो ये थे कौन बेटा? माधवाचार्य जो थे द्वैतवाद के संस्थापक हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। विशिष्ट अद्वैत पूछे तो आपका रामानुजाचार्य,
द्वैतवाद द्वैतवाद पूछे तो निम्बार्काचार्य, अद्वैत पूछे तो शंकराचार्य। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका, को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपकी परीक्षा के लिए बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि बहुत सारे लेक्चर्स आपको वहाँ पर अगले की जो 2022-23 का क्वेश्चन पेपर है, 23-24 का, 24-25 का, 26-27 सभी का क्वेश्चन पेपर वहाँ पर साल मिलेगा आपको। धरकरी संप्रदाय से कौन संबंधित है? धरकरी संप्रदाय रामदास बोध, समर्थ रामदास, ये गुरु जी थे किसके? छत्रपति महाराजा शिवाजी के। ठीक है, छत्रपति शिवाजी महाराज के आध्यात्मिक गुरु थे रामदास जी। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है 93 नंबर, अकबर का संरक्षक कौन था? अकबर का संरक्षक कौन था बेटा? अकबर का संरक्षक था बैरम खान। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के नेतृत्व में पानीपत का दूसरा युद्ध जीते थे, हेमू को पराजित किया था इसने। ठीक है, 94 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 94 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, रामावत संप्रदाय से कौन संबंधित है? रामावत संप्रदाय से संबंधित है रामानंद जी। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का जनक माना जाता है स्वामी रामानंद जी को। रामावत संप्रदाय की स्थापना करी थी। ठीक है, उन्होंने पहली बार हिंदी में उपदेश दिया और अपने 12 प्रमुख शिष्यों में कबीर जो जुलाहा थे, रैदास जो चमार थे और सेना जो नाई थे, सभी को अपने शिष्य में शामिल किया था रामानंद जी ने। रामानंद जी कहते जात पात पूछे कि नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का हुई। कीर्तन द्वारा भक्ति की नींव किसने रखी थी? कीर्तन के द्वारा, कीर्तन के द्वारा जो है नींव रखी थी भक्ति किसने? चैतन्य महाप्रभु ने। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ये बात आप ध्यान रखेंगे। बंगाल के प्रमुख महान संत थे, गौड़ीय संप्रदाय धर्म की स्थापना की थी और ईश्वर की आराधना के लिए नाचते गाते हुए भजन करते थे, संकीर्तन जिसको कहते हैं। 96 नंबर प्रश्न है दादू मतलब दासकूट। प्रश्न आपका क्या चुका भैया अगला, दासकूट संप्रदाय से कौन संबंधित है? दासकूट 96 नंबर, दासकूट संप्रदाय संबंधित है कौन? पुरंदर दास जी। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कर्नाटक संगीत का पितामह कहा जाता है पुरंदर दास जी को। विजयनगर साम्राज्य के समय में एक महान संत कवि थे ये। इन्होंने दासकूट परंपरा को आगे बढ़ाया, जिसमें भक्त खुद को ईश्वर का दास मान करके काव्य रचना करता था, ऐसा संप्रदाय था दासकूट संप्रदाय। 97 नंबर प्रश्न है, रामाज्ञा प्रश्नावली, विनय पत्रिका, ये सब किसकी रचनाएं हैं? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, बताएंगे सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आपका आ चुका है, बताएंगे। रामाज्ञा प्रश्नावली, विनय पत्रिका तुलसीदास की रचनाएं हैं। रामचरितमानस किसकी रचना? तुलसीदास जी की रचना। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं 98 नंबर, तुर्कान चहलगानी को किसने समाप्त किया था? तुर्कान चहलगानी को समाप्त किया था किसने? बलबन ने। लागू किसने किया था? इल्तुतमिश ने। बलबन ने समाप्त किया था, लागू किसने किया था? लागू किया था भैया किसने? इल्तुतमिश ने। ठीक है, गयासुद्दीन बलबन ने तुर्क चहलगानी जो दल चालीसा था उसको समाप्त कर दिया था। ठीक है, क्योंकि उसको खतरा था कि भाई कहीं ना कहीं पे हटा देंगे हमको। बिश्नोई संप्रदाय से कौन संबंधित है? बिश्नोई संप्रदाय, बिश्नोई संप्रदाय गुरु जंभेश्वर जो हैं, ये एक प्रकार से बिश्नोई संप्रदाय से रिलेटेड हैं, लेकिन ऑप्शन में है नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर आपका कोई ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा। ये बात आप, ये प्रश्न थोड़ा सा गड़बड़ पूछ लिया गया था, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, 100 नंबर प्रश्न, सनक संप्रदाय से कौन संबंधित है? सनक संप्रदाय, निम्बार्काचार्य जो है ये सनक संप्रदाय से रिलेटेड है, निम्बार्काचार्य। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, निम्बार्काचार्य। निम्बार्क भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है इनको। इन्होंने सनक संप्रदाय की स्थापना की थी। इनका दर्शन है द्वैतवाद, जिसका अर्थ है जीव और ब्रह्म में भेद भी है और अभेद भी है। इनका मुख्य केंद्र जो राजस्थान का जो सालेमाबाद था, वहाँ पर ये अपनी जो है चीज़ें दिया करते थे, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इस तरीके से आपने बहुत सारी चीज़ों को समझ लिया। 100 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, बहुत बारीकी से मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, अब ऐसे आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा, आप देखेंगे ये सब आपको ऐसे ऐसे आंसर की आपके नीचे लगी हुई मिलेगी। ये 2021-22 का पेपर है, ऐसे 22-23 का, 23-24 का, सबका आपको मिल जाएगा। 24-25, 26-27 का सभी का पेपर मैं सॉल्व करके आपको दूंगा, तो आपको ऐसे जुड़ जाना हमारे साथ। अगर सभी सब्जेक्ट का आपको पीडीएफ प्राप्त करना है, आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं जुड़ करके। किस नंबर पर? इस नंबर पर एसएमएस कीजिएगा 9984-039-139, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा। अपना नाम एसएमएस कर दीजिएगा, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और किस सेमेस्टर में अपने ये सब लिख करके भेज दीजिएगा। जैसे इतना लिख करके इस नंबर पर व्हाट्सएप पर एसएमएस करेंगे, आपके पास एक क्यूआर कोड भेजा जाएगा। उसी क्यूआर कोड पर मात्र आपको 100 रुपये भेज देने हैं। आपको सभी सब्जेक्ट का पूरा सेकंड सेमेस्टर का नोट्स मिल जाएगा और आपकी क्लासेस भी व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से चलती रहेंगी, तो आपका पूरा डिटेल से चीज़ें मिलती रहेंगी। आपको कहीं पर भटकना नहीं पड़ेगा, ना तो कहीं पर आपको जाना पड़ेगा, ना तो आपको सीरीज या किताब खरीदनी पड़ेगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिल जाएगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगर आप सेकंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर एक साथ जोड़ेंगे, यानी कि एक साल का फीस इकट्ठा जमा करना चाहते हैं, तो आपका केवल और केवल 150 लगेगा। वैसे आपका 200 रुपये फीस लगता है, लेकिन 50 रुपये अभी कम चल रहा है, तो 150 रुपये में आपका सेकंड सेमेस्टर एंड थर्ड सेमेस्टर दोनों का मिल जाएगा। दोनों का आपका नाम नोट कर लीजिए, यानी एक साल तक पूरा आपकी फीस आपकी जमा हो जाएगी 150 रुपये में, और केवल 100 रुपये में आपका केवल सेकंड सेमेस्टर का सभी सब्जेक्ट का।
और ठीक है, नहीं तो 150 में आपका सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर का सभी सब्जेक्ट का, ठीक है, नोट्स मिलेगा आपको, बाकायदा सारे नोट्स मिलते रहेंगे, आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होंगे नोट्स, ये बात आप ध्यान रखें। सभी सब्जेक्ट का आपको मिलेगा, जिनको भी जोड़ना जोड़ सकते हैं, इसके अंदर आपको भेजा जाएगा, उसी पर आपको फीस पेमेंट करना, उसका स्क्रीनशॉट भेजना, आपको जोड़ा जाएगा, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और ये नंबर आपका शुक्ला स्टडी पॉइंट का ही ऑफिशियल नंबर है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। पहले 9161 वाला नंबर चलता था, वो बंद हो गया है, ठीक है, किन्हीं कारण के बस में, ठीक है, लेकिन आप इस पर एसएमएस करिए, आपको मिलेगा। बाकी टेलीग्राम पर अभी मैं नहीं हूँ, ठीक है, ना टेलीग्राम पर चलाता हूँ, ना इंस्टाग्राम, ना फेसबुक पर आपको मैं कोर्स नहीं देता हूँ। मैं कोर्स दूंगा तो व्हाट्सएप के माध्यम से दूंगा, व्हाट्सएप यही नंबर है, इस नंबर से अगर कोई इसमें जाता तो मेरा वैध नंबर है, बाकी मैं नहीं जानता हूँ, ठीक है। तो ये नंबर आपका, इस नंबर पर आपको एसएमएस करना है और इस पर आपको कोर्स मिलेगा। व्हाट्सएप में आपको मात्र 100 रुपये फीस कम, और ये फीस आप किसी दूसरे से भी जमा करवा सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ध्यान रहे आपको, आप किसी भी यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, एमजी सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, मां शाकुंभरी कुंभरी सहारनपुर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, मां पाटेश्वरी बलरामपुर विश्वविद्यालय, मां विंध्यवासिनी मिर्जापुर विश्वविद्यालय, इसके अलावा आपका तमाम प्रकार के और मां शाकुंभरी सहारनपुर, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, ऐसे तमाम प्रकार के विश्वविद्यालय जिनका पेपर, मतलब कि जिनका पेपर ऑब्जेक्टिव हो या लिखित हो, वैसे ऑब्जेक्टिव पेपर हो चाहे लिखित हो, अगर इस क्लास को आपने देखा होगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ा होगा, और ये मात्र 100 नहीं बल्कि कम से कम 150 या 200 क्वेश्चन आपने आज की वीडियो के माध्यम से देख लिए हैं, क्योंकि मैं तीव्र गति से आपको पढ़ाने का प्रयास करता हूँ। धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा।